हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसागर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आयुष काउंसलिंग सब बेसब्री से यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज हमारे यहाँ पे आयुष काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 बजे से लेकर स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी इस प्रोसेस में किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। और ये प्रोसेस कैसे होने वाली है इसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। इसकी वजह से ये प्रोसेस टोटली हमें समझ के ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करना हमारे लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि किन स्टूडेंट्स को आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे 470 के आगे मार्क्स है, यानी कि नीट्स का स्कोर अगर आपका 470 है, तो आप इस प्रोसेस में आपके लिए मतलब ये प्रोसेस आपके लिए फायदेमंद प्रोसेस हो सकती है। इनकेस आपके 470 बिलो मार्क्स है तो आप इस प्रोसेस में आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल सकता। और ये जो भी कट ऑफ कहा मैंने, ये जनरल का कैटेगरी का कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ अलग अलग रह सकता है, लेकिन इन एन एवरेज 470 के आगे के स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस में बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखा जाए तो इस प्रोसेस में जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, यही कॉलेज प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके लिए आपको अगर गुड स्कोर है तो ही आपको इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। और भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे लो मार्क्स है लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। देखा जाए तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी की कुछ कॉलेजेस रहते हैं, उन कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एडमिशन इनकेस आपके नियर अबव 140 मार्क्स भी रहे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट अपॉन जिनका स्कोर हाईएस्ट है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, और जिनका यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी हायर है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, यानी कि 4.5 लाख से लेकर यहाँ पे 8 लाख तक पेड कर सकते हैं, तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत बेनिफिट देने वाली प्रोसेस रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस रहते हैं यहाँ पे बहुत लो कट ऑफ में भी आपको BMS सीट्स यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं और इस प्रोसेस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, ताकि आप जब फॉर्म भरोगे, जो भी आप प्रोसेस करोगे या आपकी जितनी भी मतलब प्रोसेस चलने वाली है लास्ट तक, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे इस प्रोसेस में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को BMS, BSMS, BUMS और BHMS जो भी स्टूडेंट्स मतलब इस प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी है। इस फ्लो चार्ट के आपको भी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फ्लो चार्ट की क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, द AIQ सीट कॉमन अंडर AA-CCC काउंसलिंग, मतलब AA-CCC काउंसलिंग के अंडर कौन कौन सी सीटें यहाँ पे फिलअप होती है इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट अपॉन टू 15% ऑल इंडिया कोटा फॉर UG, BMS, BSMS, BUMS एंड BHMS सीट्स फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, ये सभी कॉलेज की सीट्स यहाँ पे फिलअप की जाती है। एज वेल एज 100% सीट ऑफ BMS सीट्स ऑफ BHU, देन वाराणसी, देन उत्तर प्रदेश, इन सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इनकी भी यहीं से ही 100% सीट फिलअप होती है। आपका थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो 50% जो सीट्स है वो ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की, जितने भी स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस है और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है उन सभी कॉलेज की यहाँ पे ओनली 15% सीट फिल की जाएगी। और जो भी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर देन यूनिवर्सिटीज है उनकी 100% सीट्स यहाँ पे फिल की जाएगी। ठीक है, एज वेल एज 100% BMS सीटेड ITRA जो भी यहाँ पे कॉलेजेस है, देन जम्मू के जो भी जामनगर के भी कॉलेजेस है, देन गुजरात के जो भी यहाँ पे कॉलेजेस है, इन कॉलेजेस की सीट्स यहाँ पे फिल की जाएगी। ठीक है, बाद में NIA जयपुर राजस्थान इनकी भी वैसे फिल की जाएगी। बाद में जो भी यहाँ पे BHMS जो है
उनकी भी सीट 100% यही कंडक्ट करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट 100% सीट यूजी यहाँ पे जो सीट्स आपको दी है बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी जो सीट्स है तो यहाँ से ही ये फिलअप होने वाली है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सीट तो फिल करने वाले, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फीस रहती है उस फीस के हिसाब से यहाँ पे चॉइस फिलिंग रहती है या जो भी उनका डिसीजन रहता है वो यहाँ पे लेने वाले रहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको आपका नीट में एलिजिबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको 117 मार्क्स आपको होने चाहिए तो ही आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकेस आपके इससे कम मार्क्स है तो इस प्रोसेस का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो फीस लगने वाली है आपको, ये फीस लगने वाली है आपको 1000 रुपीज फॉर ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 500 फीस लगने वाली है। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे 5000 फीस लगने वाली है। ठीक है, और ये जो फीस है, जो यहाँ की ऊपर दी वाली सभी फीस है, ये फीस टोटली नॉन रिफंडेबल फीस है, इसमें से आपको सिंगल रुपीज भी यहाँ पे रिफंड नहीं मिलने वाला। लेकिन इस फीस के साथ आपसे जो AA-CCC है, ये जो आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, इनके लिए 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है। फॉर ओपन कैटेगरी के लिए 10,000 यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कंपलसरी यहाँ पे जमा करना पड़ता है। और देन एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी इन कैंडिडेट को भी यहाँ पे टोटली 10,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे जमा करना पड़ता है। ठीक है, बाद में जो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यहाँ पे 50,000 रुपीज और उनका एडिशनल 5,000, मतलब टोटली 55,000 रुपीज यहाँ पे आपको पेड करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक से सुनिए, आपको अगर ओनली स्टेट मतलब जो भी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए अप्लाई करना है तो आपके टोटल कॉस्ट रहने वाली है 11,000 रुपीज। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपकी यहाँ पे कॉस्ट रहने वाली है 55,000, इतनी कॉस्ट आपको यहाँ पे पेड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये रजिस्ट्रेशन एंड जो फीस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया हमने। तो नेक्स्ट है जो हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है वो प्रोसेस कैसे होने वाली है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो AA-CCC का जो फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 ईच एंड एवरी यहाँ पे डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको फुल नेम एंड मदर नेम आपको यहाँ पे मेंशन करके आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए वो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ये सब प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने की हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करते समय आपको आपका एक सिक्योरिटी मतलब जिस अकाउंट पे आपको रिफंड लेना है उस अकाउंट की पूरी डिटेल जैसे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी है उस टाइप में आपको सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी। वो सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन करके लेना है। कब से? 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक आपको ये रजिस्ट्रेशन करके लेना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको 11 नवंबर से लेके आपको 14 नवंबर तक आपको आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करते समय सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जहाँ पे जाना है और हमें जो कॉलेज अलाउड होने के बाद हम वहाँ पे एडमिशन ले सकते ऐसे ही कॉलेजेस हमें यहाँ पे फिलअप करने हैं। ऐसे बिना वजह जहाँ जिस स्टेट में जाना नहीं है, जिस स्टेट की मदर टंग हमें पता नहीं है, उस स्टेट के हमें बिल्कुल भी ऑप्शंस यहाँ पे फिलअप नहीं करने हैं। ये आपको याद रखना चाहिए।
याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स को जो भी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है वो फिल करना पड़ेगा। और बाद में जो भी हिंदी लैंग्वेज की स्टेट्स है, मतलब जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज प्रेफर्ड की जाती है, उस स्टेट की अगर आपने चॉइस फिलिपिंग की तो आपके लिए ये बेनिफिट रहने वाला है। जहाँ की मदर टंग में आपको कुछ प्रॉब्लम आता है वहां पे आप मतलब ऑप्शन फिल करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और दूसरा पार्ट है जो आपकी स्टेट से बहुत ज्यादा दूर स्टेट रहने वाली है तो वहां पे भी आपको ऑप्शन फिल करते समय सोच समझ के ही आपको यहाँ पे ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की है उन स्टूडेंट्स को चॉइस फिल करने के बाद अपना जो चॉइस है वो फाइनल चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, या आपने मैन्युअली भी लॉक किया तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी चॉइस फिलिंग करनी है चॉइस सिलेक्शन कीजिए, बाद में आपको चॉइस अरेंज करना पड़ेगा। चॉइस अरेंज करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लिस्ट मतलब जो भी यहाँ पे लिस्ट बनी है वो बी मतलब लॉक होने के पहले आपको बी केयरफुली वो लिस्ट चेक करके लेनी पड़ेगी। आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस के पूरे ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, और जो भी अभी ये EEEC की यहाँ पे कॉलेजेस लिस्ट आई है वो भी आपके ग्रुप पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने मतलब जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है वो स्टूडेंट्स राउंड 1 एंड राउंड 2 ये दोनों भी राउंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला है वो चाहे तो कॉलेज में जाके एडमिशन रिपोर्टिंग भी करवा सकता है। इनकेस उसे अगर नहीं जाना है तो वो मतलब सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस भी फील कर सकता है। उसको मतलब कॉलेज रिपोर्टिंग करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेकंड राउंड को चॉइस फ्रेश फिलअप कर सकता है। इनकेस अगर उसने यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन किया है तो बाद में जो भी यहाँ पे राउंड होने वाला है सेकेंड राउंड तो उसके लिए वो पार्टिसिपेट नहीं रहेगा। इनकेस उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में एडमिशन कंफर्मेशन करके गलत किया है तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन कैंसिलेशन करके मॉप अप में एंट्री ले सकता है। इनकेस यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में चॉइस मिला तो वो बेटरमेंट के लिए भी यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बेटरमेंट के लिए अगर वो स्टूडेंट्स गया तो उसको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और फ्रेश अलॉटमेंट का वेट करना पड़ेगा। इनकेस उसको न्यू अलॉटमेंट अगर नहीं होती तो जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो उसकी रिटेन हो जाएगी अगर उसने बेटरमेंट किया है तो। ठीक है, अगर उसने सीट कैंसिल किया है और कैप राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलती तो उसको यहाँ पे मतलब सीट अलॉटमेंट चॉइस यहाँ पे नो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट चॉइस में मतलब फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं मिली तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से आपको चॉइस फिलिंग कंपलसरी यहाँ पे करना पड़ सकता है, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, राउंड 2 के भी रूल्स आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसी तरह से रूल्स है। आपको फ्रेश चॉइस फिल करना पड़ेगा, आपकी अलॉटमेंट का वेट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट अगर होती है तो कॉलेज को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, अगर अलॉटमेंट नहीं होती तो आपको फिर से मॉप अप राउंड का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी प्रोसेस आपको सेम एज प्रोसेस रहने वाली है। लेकिन किसी कैंडिडेट का अगर इन केस कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 इनमें से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो वो कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्ट्रेशन कैप राउंड 3 में कर सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन मिस हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स EEEC का भी रजिस्ट्रेशन मिस कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मॉप अप में रजिस्ट्रेशन करने को पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कौन मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकता है। मॉप अप में जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी राउंड में अगर कोई चॉइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती या अलॉटेड नहीं होती तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉप अप थर्ड के लिए ट्राई कर सकता है। इनकेस किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में से कौन सी भी राउंड में अगर चॉइस मिली है लेकिन उसने अगर सीट कैंसिल की तो वो भी यहाँ पे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिली और आपको मॉप अप ट्राई करना है तो आप सेकंड राउंड की सीट कैंसिल करके ही मॉप अप में ट्राई कर सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मॉप अप राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉप अप राउंड में यहाँ पे चॉइस मतलब रजिस्ट्रेशन करेगा उसका रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी तक रहने वाला है। स्ट्रे वैकेंसी में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं रहेगी, ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस आपका 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक आपका ये प्रोसेस रहने वाला है। बाद में जो भी प्रोसेस रहेगा मैं उस हिसाब से आपको आगे पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेट जो कॉलेज होने वाले हैं, मतलब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, और कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन भी उन्होंने दी है कि आपको कौन से कैटेगरी के लिए क्या डिक्लेरेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या डिक्लेरेशन है। ये सभी डिक्लेरेशन कॉलेज की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएंगे। एज वेल एज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कि हमें अभी EEEC में कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो उन्होंने उनकी इंफॉर्मेशन ब्राउचर में टोटली जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे स्टेट वाइज आपको दी है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। देन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की भी उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना रहता है, तो डीम्ड में कौन से कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके लिए आपके गुड मार्क्स होना मतलब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपके लो मार्क्स है तो यहाँ पे सीट अलॉट होने का 0 चांस रहेगा। BMS के जैसे दिए वैसे ही आपको BHMS की भी उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी है, बाद में उन्होंने गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की लिस्ट दी है, बाद में उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल एज BHMS डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी इन्होंने लिस्ट दी है। जिन स्टूडेंट बस इलिजिबल है लेकिन उनका ड्रीम है कि मुझे कॉलेज मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको कितने भी लो मार्क्स रहने दीजिए, यहाँ पे आपको डीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा। कितना भी आपका लो मार्क्स रहा तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी BHMS एडमिशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनानी की जो भी अभी यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको जो भी यहाँ पे कॉलेज मिलेंगे उसके लिए आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऑल लिस्ट जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन ब्राउचर में आपको मिल जाएगी। इनकेस किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो जो भी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें आपको टोटली ये लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स को कॉलेज फिलिपिंग टाइम कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी प्रोसेस है पूरा प्रोसेस का शेड्यूल इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऑलरेडी जो भी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है, और किन स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो लाइव डेमो रजिस्ट्रेशन का भी अपने चैनल पे अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स चॉइस फिलिपिंग करते समय बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट में पूछे, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हेल्प कंसल्टेंट चैनल।